इन ऐतिहासिक दावों और वैज्ञानिक तथ्यों के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसा समंदर जहां से गुजरने वाला कोई भी इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता। सदियों से अटलांटिक महासागर की लहरों के नीचे एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा है जिसने अनगिनत नाविकों, अनुभवी पायलटों और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां लोहे के भारी भरकम जहाज और आसमान का सीना चीरने वाले आधुनिक विमान अचानक हवा में ऐसे गायब हो जाते हैं मानो उनका कभी कोई वजूद ही नहीं था। कोई मलबा नहीं, कोई सुराग नहीं। इस जगह को दुनिया डेविल्स ट्रायंगल या आइल ऑफ डेविल्स के नाम से भी जानती है। आज के इस सफर में हम इसी खौफनाक रहस्य की पूरी तरह से चीरफाड़ करने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्या सच में ये प्रकृति का कोई क्रूर मजाक है, कोई अदृश्य शक्ति है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा ठोस विज्ञान छिपा है जिसे हम सदियों से बस नजरअंदाज करते आ रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसी लगती है। बात है साल 1881 की। एलन ऑस्टिन नाम का एक विशाल जहाज लिवरपूल से न्यूयॉर्क की लंबी यात्रा पर निकला था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही जहाज सारगैसो सागर के उस खास क्षेत्र में पहुंचा, हवा अचानक पूरी तरह से रुक गई। चारों तरफ एक बेहद घना और डरावना कोहरा छा गया। तभी कैप्टन ग्रिफिन की नजर दूर तैरते हुए एक दूसरे जहाज पर पड़ी। वो जहाज बिल्कुल शांत था, लहरों पर बिना किसी दिशा के बस हिचकोले खा रहा था। जब कैप्टन ने अपने कुछ आदमियों को उस जहाज की जांच के लिए भेजा तो जो नजारा उनके सामने था वो सच में डराने वाला था। जहाज का सारा कीमती सामान, उसका पूरा कार्गो बिल्कुल सुरक्षित अपनी जगह पर रखा था, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। कोई संघर्ष का नामो निशान नहीं, खून की एक बूंद नहीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा क्रू बस हवा में वाष्पित हो गया हो। कैप्टन ग्रिफिन ने अपने कुछ सबसे होशियार और अनुभवी नाविकों को उस खाली जहाज पर भेजा ताकि उसे खींचकर साथ ले जाया जा सके। लेकिन तभी अचानक एक भयानक तूफान आ गया और जब कुछ देर बाद मौसम साफ हुआ तो वो दूसरा जहाज गायब था। हैरान करने वाली बात यह है कि जब वो जहाज कुछ दिनों बाद दोबारा मिला तो कैप्टन के भेजे गए वो अनुभवी नाविक भी उसी रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शायद कोई इकलौती घटना होगी। जी नहीं, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि ये रहस्य कोई नया नहीं है। पिछले 500 से भी ज्यादा सालों का इतिहास ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं से भरा पड़ा है। सोचिए, 1492 में जब महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस इस क्षेत्र से गुजरे थे तो उन्होंने अपनी डायरी में साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहुंचते ही उनका कंपास पागलों की तरह बेकाबू होकर घूमने लगा था। उन्होंने तो आसमान से आग का एक बहुत बड़ा गोला सीधे समुद्र में गिरते हुए देखने का भी दावा किया था। इसके बाद 1779 में अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी थॉमस लिंच जूनियर और उनकी पत्नी इसी इलाके से सफर करते हुए बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। 1840 में फ्रांसीसी जहाज रोसाली भी समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल खाली मिला था। यानी एलन ऑस्टिन के आने से बहुत पहले ही ये खौफनाक सिलसिला सदियों से चला आ रहा था। तो चलिए अब जरा नक्शे पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जगह है कहाँ जहाँ ये सब हो रहा था। हम बात कर रहे हैं लगभग 5 लाख स्क्वायर मील में फैले एक बेहद विशाल त्रिकोणीय खतरे के क्षेत्र की। ये एक ऐसा अदृश्य और काल्पनिक त्रिकोण है जो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर फ्लोरिडा से शुरू होता है, उत्तर में बरमूडा तक जाता है और फिर नीचे दक्षिण में प्यूर्टो रिको को आपस में जोड़ता है। पुराने नाविकों की डायरियों और उनके बनाए नक्शों को देखें तो साफ दर्ज है कि ये समंदर जितना शांत बाहर से दिखता है उतना ही खतरनाक अंदर से है। यहाँ कभी भी बिना किसी चेतावनी के भयानक हवाएं चलने लगती हैं और समंदर के नीचे से ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण उस समय नहीं था। पुराने नाविकों के लिए इस दायरे को पार करने का सीधा सा मतलब था मौत को दावत देना। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 306। ये महज एक संख्या नहीं है, ये उन 306 जिंदगियों का खौफनाक आंकड़ा है जो एक ही झटके में, एक ही दिन में समुद्र की अथाह गहराइयों में हमेशा के लिए विलीन हो गई।
बात है मार्च 1918 की। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। अमेरिकी नौसेना का एक बेहद विशाल और आधुनिक कार्गो जहाज जिसका नाम था यूएसएस साइक्लोप्स ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए निकला था। इस पर करीब 10,800 टन मैंगनीज लदा हुआ था और ये जहाज अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था। लेकिन जैसे ही इसने इस खौफनाक त्रिकोण की सीमा में प्रवेश किया, नियंत्रण कक्ष से इसका रेडियो संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। अमेरिकी नौसेना ने पूरे 90 दिनों तक समंदर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन साइक्लोप्स और उस पर सवार उन 306 लोगों का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और यह साबित कर दिया कि इस अदृश्य शक्ति के सामने बड़े से बड़े और ताकतवर युद्धपोत भी बिल्कुल बेबस हैं। भाग 1, फ्लाइट 19, आसमान का रहस्य। यूएसएस साइक्लोप्स के गायब होने के बाद दुनिया ने यह मान लिया था कि शायद समंदर के पानी के नीचे कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा है। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने ये साबित कर दिया कि सिर्फ समंदर ही नहीं, इस जगह का आसमान भी सुरक्षित नहीं है। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। फ्लाइट 19 के नाम से मशहूर अमेरिकी नौसेना के 5 बमवर्षक विमानों ने फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर फ्लाइट 19 के कमांडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर का एक रेडियो संदेश कंट्रोल रूम में गूंजा, जिसने सबकी सांसें रोक दी। उन्होंने कहा, हम नहीं बता सकते कि हम उत्तर में हैं या दक्षिण में, सब कुछ गलत लग रहा है। उनके विमान के कंपास पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके थे। उन्होंने ये भी बताया कि समंदर का पानी अजीब सा दिख रहा है, कभी सफेद तो कभी हरा, और फिर भयानक सन्नाटा। इसके कुछ ही पलों बाद वो सभी 5 आधुनिक विमान रडार की स्क्रीन से हमेशा के लिए गायब हो गए। 3 लाख स्क्वायर मील। फ्लाइट 19 के गायब होते ही अमेरिकी नौसेना ने इतिहास का अपना सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये अभियान इतने विशाल क्षेत्र में फैला था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 300 से अधिक विमानों और दर्जनों जहाजों ने अटलांटिक महासागर को अक्षरशः खंगाल डाला। लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन 5 बमवर्षक विमानों का एक छोटा सा पेच या कोई मलबा तक हाथ नहीं लगा। और खौफ की बात तो अभी बाकी है। उस रात उन गायब पायलटों को खोजने के लिए एक 13 लोगों की क्रू वाला रेस्क्यू विमान भी भेजा गया था। हैरानी की बात देखिए, वो रेस्क्यू विमान भी हवा में ऐसे गायब हुआ जैसे कभी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन सबको आसमान से सीधा खींचकर निगल लिया हो। जहाजों और विमानों के गायब होने का ये सिलसिला यही नहीं थमा। चलिए कुछ साल आगे चलते हैं। 22 दिसंबर 1967 को डैन बुराक नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बेहद सुरक्षित, लग्जरी और आधुनिक नाव विंचक्रा पर मियामी के तट से यात्रा शुरू की। ये नाव अनसिंकेबल यानी ना डूबने वाली मानी जाती थी। रात करीब 9 बजे डैन ने कोस्ट गार्ड को रेडियो करके बिल्कुल शांति से बताया कि उनकी नाव किसी अज्ञात चीज से टकरा गई है। प्रोपेलर को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं, सब कुछ नियंत्रण में है। कोस्ट गार्ड की टीम बिना कोई देरी किए रेडियो संदेश मिलने के मात्र 19 मिनट बाद, जी हां, केवल 19 मिनट बाद उस सटीक जीपीएस लोकेशन पर पहुंच गई। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां कोई नाव नहीं थी। डैन बुराक का कोई अता पता नहीं था और पानी पर मलबे का एक तिनका भी नहीं तैर रहा था। महज 19 मिनट के अंदर एक सुरक्षित और मॉडर्न नाव का इस तरह हवा में वाष्पित हो जाना किसी भी वैज्ञानिक की समझ से बिल्कुल परे था। भाग 2, 1970 की उड़ान, समय का फेर। अब तक तो हम सिर्फ चीजों के गायब होने की बात कर रहे थे, लेकिन 4 दिसंबर 1970 को जो हुआ उसने तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नियमों को ही पूरी तरह से चुनौती दे दी। ध्यान से सुनिएगा। पायलट ब्रूस गर्नन अपने विमान से बहामास से फ्लोरिडा की ओर जा रहे थे। अचानक उनका विमान एक अजीब सी बादलों की सुरंग में घुस गया। इस सुरंग के अंदर उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक और नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ब्रूस गर्नन ने जो दूरी तय की वो उस विमान के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह असंभव थी। जिस उड़ान को पूरा करने में कम से कम 90 मिनट लगने चाहिए थे, जब ब्रूस उस सुरंग से बाहर निकले तो उन्हें मियामी पहुंचने में केवल 45 मिनट लगे थे। सिर्फ 45 मिनट। ऐसा करने के लिए उनके छोटे से विमान को 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ना पड़ता, जो कि उस विमान के इंजन के लिए सचमुच नामुमकिन था। क्या ये कोई टाइम वॉर्प था? क्या समय की गति बदल गई थी? इस एक घटना ने बरमूडा ट्रायंगल को लेकर पूरी दुनिया में एक नई सनसनी फैला दी।
1960 और 70 के दशक तक आते आते ये खौफनाक रहस्य सिर्फ नाविकों की डायरियों और कोस्ट गार्ड की फाइलों तक सीमित नहीं रहा। ये वो दौर था जब आम जनता विज्ञान कथाओं, रहस्यमयी कहानियों और हॉरर की भूखी थी। विंसेंट गैडिस नाम के लेखक ने पहली बार 1964 में एक पल्प मैगजीन में द डेडली बरमूडा ट्रायंगल के नाम से एक आर्टिकल छापा। इसके बाद तो जैसे बाढ़ आ गई। चार्ल्स बर्लिट्ज ने इसी नाम से एक किताब लिखी जो रातों रात बेस्टसेलर बन गई और उसकी लाखों प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं। अचानक से इन दुखद समुद्री दुर्घटनाओं को एक ग्लोबल पॉप कल्चर के रूप में पेश किया जाने लगा। आप कह सकते हैं कि इन लेखकों ने डर को एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया। अब दुनिया भर के ड्राइंग रूम्स में सिर्फ और सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल की चर्चा होने लगी थी। और आपको तो पता ही है, जहां रहस्य होता है वहां अजीबोगरीब थियरीज को जन्म लेते देर नहीं लगती। जैसे जैसे ये कहानियां लोगों के बीच लोकप्रिय हुईं, वैसे वैसे लोगों की कल्पनाओं ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने बहुत विश्वास के साथ कहा कि इस क्षेत्र में कोई इंटरडायमेंशनल वॉर्म होल है जो सीधे किसी दूसरी दुनिया या दूसरे समय में खुलता है। पुराने नाविकों की कहानियों को जोड़ते हुए कुछ ने कहा कि पानी के नीचे विशाल समुद्री राक्षस जैसे कि क्रेकन रहते हैं जो पूरे के पूरे जहाजों को एक ही बार में निगल जाते हैं। वहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का दावा था कि समंदर के नीचे एलियंस का एक सीक्रेट बेस है और वो यूएफओ के जरिए इंसानों को अगवा कर रहे हैं। एक और बहुत ही लोकप्रिय थियरी ये थी कि पौराणिक शहर अटलांटिस यहीं डूबा था और उसके विशाल ऊर्जा क्रिस्टल आज भी नीचे काम कर रहे हैं जो विमानों को खींच लेते हैं। और तो और कुछ लोगों ने सीधे अमेरिकी सरकार पर ही शक जता दिया कि वे यहाँ एरिया 51 जैसी कोई बहुत ही क्लासिफाइड और गुप्त टेस्टिंग कर रहे हैं। भाग 3, विज्ञान और सच्चाई, रहस्य पर से उठता पर्दा। एलियंस, वॉर्म होल्स और समुद्री राक्षस, ये सब बातें सुनने में बेहद रोमांचक लगती हैं, है ना? किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह। लेकिन ठहरिए, जब हम भावनाओं और डर को किनारे रखकर विज्ञान और तर्कों की कसौटी पर इन दावों को कसते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकल कर आती है। इन मनगढ़ंत डरावनी कहानियों की असलियत को दुनिया के सामने लाने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है लैरी कुशे को। 1975 में इस शोधकर्ता और लेखक ने सदियों पुरानी लॉगबुक, अखबारों की कटिंग और मौसम के पुराने रिकॉर्ड्स का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। उनका जो निष्कर्ष था उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। उनका स्पष्ट कहना था कि बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी ज्यादातर कहानियां या तो गलत रिपोर्टिंग का नतीजा थी या फिर उन्हें किताबें बेचने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। सबसे बड़ा खुलासा तो ये था कि जब ये जहाज डूबे उस वक्त वहां आए भयानक तूफानों और खराब मौसम के रिकॉर्ड्स को लेखकों ने जानबूझकर छिपा दिया था ताकि इस पूरे मामले को एक रहस्य बनाए रखा जा सके। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर कोलंबस और उन आधुनिक विमानों के कंपास यहाँ पागलों की तरह क्यों घूमने लगे थे? इसका बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक उत्तर मौजूद है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर 2 तरह के उत्तर यानी नॉर्थ होते हैं। एक होता है भौगोलिक उत्तर, ट्रू नॉर्थ, जो हम नक्शे पर देखते हैं, और दूसरा होता है चुंबकीय उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ, जिस ओर कंपास की सुई हमेशा इशारा करती है। इन दोनों के बीच जो अंतर होता है उसे मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के कुछ हिस्सों से एक खास रेखा गुजरती है जिसे विज्ञान में एगोनिक लाइन कहते हैं। ये वो अनोखी रेखा है जहां भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर पूरी तरह से एक ही सीध में आ जाते हैं। पुराने समय के नाविक इस विज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझते थे। वो केवल अपने कंपास पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, और जब इस एगोनिक लाइन पर कंपास अजीब बर्ताव करता था तो वो भ्रमित होकर अपनी दिशा भटक जाते थे और दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। चलिए, कंपास की बात तो समझ आ गई, लेकिन जहाजों के बिना कोई मलबा छोड़े अचानक डूब जाने का क्या कारण हो सकता है? इसका भी एक बेहद खौफनाक लेकिन 100% वैज्ञानिक कारण मौजूद है, और वो है मीथेन गैस। जी हाँ, भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस इलाके में समुद्र तल के काफी नीचे मीथेन गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। कभी कभी जब ये गैस अंडर वाटर ज्वालामुखी की तरह अचानक फटकर बाहर आती है तो पानी के अंदर अरबों की संख्या में मीथेन के बुलबुले बन जाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? पानी का घनत्व यानी डेंसिटी अचानक और बहुत ही नाटकीय रूप से गिर जाती है। ऐसी स्थिति में पानी ऊपर तैर रहे जहाज के भारी वजन को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता, और पलक झपकते ही चाहे जहाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपना उछाल यानी बायंसी खो देता है और सीधे समंदर के गहरे गर्त में समा जाता है। कोई मलबा नहीं बचता, किसी को पता भी नहीं चलता। ये प्रकृति की एक शांत और अदृश्य मौत है जिसे लोग सदियों से समुद्री राक्षस समझ रहे थे।
मीथेन गैस के अलावा अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा अपने भयानक और जानलेवा तूफानों के लिए भी पूरी दुनिया में बदनाम है। वैज्ञानिक यहाँ एक और बड़े प्राकृतिक खतरे की ओर इशारा करते हैं, जिसे रोग वेव्स यानी रुक वेव्स कहा जाता है। ये कोई आम लहरें नहीं होती, ये अत्यधिक विशाल, अप्रत्याशित और विनाशकारी लहरें होती हैं जो समंदर में बिल्कुल अचानक, बिना किसी पूर्व चेतावनी के 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची उठ सकती हैं। जरा अपने दिमाग में इस तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक 100 फीट ऊंची पानी की एक मजबूत दीवार जब किसी जहाज से अचानक टकराती है तो क्या होता होगा। वो जहाज चंद सेकंडों में टुकड़े टुकड़े होकर सीधे समंदर में डूब जाता है। ये इतनी तेजी से होता है कि जहाज के क्रू मेंबर को मदद के लिए कोस्ट गार्ड को एक छोटा सा रेडियो संदेश भेजने तक का मौका नहीं मिल पाता। ये प्रकृति का वो क्रूर और असली कहर है जिसके सामने इंसान की बनाई बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग भी घुटने टेक देती है। अच्छा, अब उस घटना की बात करते हैं जब ब्रूस कर्नन का विमान केवल 45 मिनट में मियामी पहुंच गया था। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? 2016 में आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी के जरिए मौसम वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के आसमान के ऊपर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब षटकोणीय यानी हेक्सागोनल बादलों का पता लगाया। ये कोई साधारण बादल नहीं है, ये एक प्रकार के हवा के बम या एयर बम की तरह काम करते हैं। जब ये फटते हैं तो हवा 170 मील प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से सीधे नीचे महासागर की सतह पर जोरदार प्रहार करती है। ये डाउनड्राफ्ट्स इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वे किसी भी विमान के उड़ान पथ को अचानक से बदल सकते हैं और उसकी गति को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा या घटा सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रूस कर्नन संभवतः इन्हीं हेक्सागोनल एयर बम के बीच फंस गए थे, जिसने एक रहस्यमयी विंड टनल का काम किया और उनके विमान को बहुत तेजी से ढकेलकर समय से काफी पहले उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। भाग 4, स्पष्ट आंकड़े, अंधविश्वास बनाम असल तथ्य। अब तक हमने डरावनी कहानियां भी सुनी और उनका वैज्ञानिक पक्ष भी बहुत अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन जब बात दावों को साबित करने की आती है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और खासकर तब जब बात पैसे की हो। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मरीन बीमा कंपनियों में से एक लॉयड्स ऑफ लंदन के आंकड़े इस पूरे रहस्य की हकीकत खोलकर रख देते हैं। बीमा कंपनियां हमेशा जोखिम यानी रिस्क के आधार पर अपना प्रीमियम तय करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि लॉयड्स ऑफ लंदन इस बरमूडा मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं वसूलती है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दुनिया के टॉप मरीन बीमा विशेषज्ञ इस समुद्री रास्ते को दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री रास्ते से 1% भी ज्यादा खतरनाक नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड भी आधिकारिक तौर पर बरमूडा ट्रायंगल को किसी रहस्यमयी या अत्यधिक खतरनाक क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है। सदियों से चले आ रहे इस फिक्शन और आज के हार्ड फैक्ट्स के बीच के इस बड़े अंतर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ वो मिथक है जिसे हम सुनते आए हैं, एक अलौकिक शापित मृत्यु का क्षेत्र, और दूसरी तरफ है असल वास्तविकता, एक बेहद सामान्य, बहुत ही ज्यादा व्यस्त लेकिन प्राकृतिक रूप से थोड़ा अप्रत्याशित समुद्री मार्ग। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित मौसम और समुद्री संगठन नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ के डेटा ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों की संख्या के मुकाबले यहां होने वाली दुर्घटनाओं का प्रतिशत दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री मार्ग से बिल्कुल भी अधिक नहीं है। भयंकर समुद्री ट्रैफिक, अचानक बदलने वाला खराब मौसम, पानी के नीचे बहने वाली तेज गल्फ स्ट्रीम धाराएं और सबसे बढ़कर मानवीय गलतियां, यही वो असली और ठोस कारण हैं जो यहाँ दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं, ना कि कोई भूत प्रेत या अदृश्य शाप। भाग 5, एक वैश्विक घटना, दुनिया के अन्य मिलते जुलते क्षेत्र। अब एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, ये जानना सच में बेहद दिलचस्प है कि प्रकृति के ऐसे खौफनाक और अप्रत्याशित खतरे सिर्फ अमेरिका के पास ही मौजूद नहीं हैं। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही क्षेत्र हैं। बस फर्क इतना है कि उन पर हॉलीवुड की करोड़ों डॉलर की फिल्में और बेस्ट सेलिंग किताबें नहीं लिखी गईं। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर में जापान के तट के पास एक जगह है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है। वहां भी ठीक वैसे ही जहाज और लड़ाकू विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हुए हैं जैसे बरमूडा में। इसी तरह भारत के उड़ीसा राज्य में अमरदा नाम का एक क्षेत्र है जिसे लोग उड़ीसा का बरमूडा ट्रायंगल तक कहते हैं। लेकिन इन तीनों जगहों में सबसे चौंकाने वाली और ध्यान देने
करने वाली समानता क्या है पता है? ये तीनों ही रहस्यमय क्षेत्र हमारे पृथ्वी पर लगभग एक ही अक्षांश यानी बिल्कुल सेम लैटिट्यूड पर स्थित हैं। ये कोई काला जादू नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के विशाल चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडलीय परिस्थितियों का एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक कनेक्शन है, जो इन खास अक्षांशों को भौगोलिक रूप से इतना ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक बनाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब आधुनिक विज्ञान इतनी स्पष्टता और सबूतों के साथ ये साबित कर चुका है कि कोलंबस के कंपास क्यों घूमे, बड़े से बड़े जहाज मीथेन गैस के कारण कैसे पल भर में डूब सकते हैं और हेक्सागोनल बादल तूफानी हवाएं कैसे लाते हैं, तो फिर हम आज भी इन बोरिंग सच्चाइयों से ज्यादा उन एलियंस और समुद्री राक्षसों वाली रहस्यमयी कहानियों को सुनना क्यों पसंद करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम इंसानों का स्वभाव ही ऐसा है। हमारा दिमाग हमेशा उस अज्ञात, अनदेखी और रहस्यपूर्ण चीज की ओर आकर्षित होता है जो हमारी रूटीन जिंदगी से अलग हो और हमारी कल्पनाओं को पंख दे सके। बर्मुडा ट्रायंगल आज विज्ञान की नजर में कोई शापित जगह नहीं है, लेकिन मानव मन की अंतहीन जिज्ञासा और तार्किक विज्ञान के बीच के टकराव की ये शानदार कहानी आने वाले कई सालों तक हमेशा जीवित रहेगी। आज के इस गहरे और रोमांचक विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।